आपकी फेवरेट पर्सनालिटी। आपने मुझे चैट बॉक्स में अभी ये बताना है कि आपकी फेवरेट पर्सनालिटी कौन सी है, किस पर्सन की तरह आप बनना चाहती हैं? जल्दी बताइए। हु इज़ योर फेवरेट पर्सनैलिटी? आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन सी है, किसका बोलने का अंदाज आपको अच्छा लगता है, किसकी तरह आप बनना चाहते हैं, किसकी तरह वर्किंग करना चाहते हैं, किसकी तरह रिच बनना चाहते हैं, आपका कैरेक्टर किसकी तरह होना चाहिए। तो आप मुझे बताएं कि आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन सी है। दैट्स गुड। ठीक है, हमेशा की तरह आपने रवायत बरकरार रखी है, आपने बोलना नहीं है, ठीक है? सो जाएं। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की मीटिंग हम स्टार्ट करती हैं। आज का लेसन क्या है और आज का टॉपिक क्या है? थोड़ा टिपिकल टॉपिक से हटके था। हम आपको मार्केटिंग के बारे में बताते हैं। हम आपको डिफरेंट स्किल्स प्रोवाइड करते हैं लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, और इसके अलावा और भी बहुत सारे अमेजिंग सेशंस होते हैं हमारी डेली बेसिस पर। तो आज का सेशन है कुछ अमेजिंग रूल्स के बारे में कि आप किस तरह सक्सेसफुल हो सकते हैं। सक्सेसफुल होने के लिए कौन से रूल्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं। एनी को होस्ट प्लीज़ कंफर्म कर दें मेरी वॉइस और स्क्रीन ठीक है। जी मैम, क्लियर है। ओके कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू। आज मैं आपको बताऊंगी नेपोलियन हिल्स के 17 प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस के। उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं। ही वाज अमेरिकन एंड ऑथर थे वो इस बुक की, थिंक एंड ग्रो रिच। बट इसमें आपके पास एक समरी है और इन रूल्स को सर्च करने में उसने अपनी उम्र का एक अच्छा खासा टाइम लगाया है, अच्छा खासा हिस्सा लगाया है, जिनकी समरी मैं आज आपको बताऊंगी। सो कोशिश कीजिएगा कि आपके पास एक पेंसिल या फिर नोटपैड हो, आप इनको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। आज जो भी मैं आपको प्रिंसिपल्स बताऊंगी, आपने इनके बारे में लाजमी थिंक करना है, लाजमी सोचना है, और जब आप सोचें तो इनको लाजमी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है। नेपोलियन हिल ने जो सक्सेस प्रिंसिपल्स दिए उनमें से फर्स्ट प्रिंसिपल है डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। ये सारा कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैंने सेपरेटली कोई पीडीएफ आज नहीं बनाई है, तो आपको यहीं से समझना पड़ेगा और मैं जो बोलूँगी आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस का क्या मतलब है? डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस का मतलब ये है कि आपके पास एक डेफिनेट अचीव एम होना चाहिए, जो कि आपको पहले भी बहुत बार बताया गया है कि विदाउट गोल आप सक्सेस नहीं हो सकती हैं, विदाउट प्लान आप सक्सेस नहीं हो सकती हैं। अभी एक चीज़ बताई जाती है आपको, या मे बी आपने बहुत टाइम सुनी भी हो, कि कामयाब होने के लिए डिज़ायर का होना ज़रूरी है। लेकिन मुझे लगता है कामयाब होने के लिए डिज़ायर का होना ज़रूरी नहीं है, ख्वाहिश का होना ज़रूरी नहीं है। आपको पता है हर पर्सन की ख्वाहिश होती है। आप एक भिखारी को भी देखें ना, उसकी भी कोई ना कोई ख्वाहिश होगी। तो जो भी इंसान होता है उसके कुछ ना कुछ ख्वाहिशात होती हैं, कुछ गोल्स होते हैं, कुछ एम होते हैं। लेकिन आपके पास किस तरह का गोल होना चाहिए? आपके पास ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ डिज़ायर नहीं होनी चाहिए, आपके पास बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए। अब बर्निंग डिज़ायर का क्या मतलब है? मतलब ये कि जिस चीज़ की आप ख़्वाहिश रखते हैं, आप उसके बिना जी नहीं सकते। इन सिंपल वर्ड्स, आप उसके बिना रह नहीं सकते, आप उसको हासिल करना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, आपको चाहे कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। तो आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहें तो उसको कहते हैं बर्निंग डिज़ायर। उसके लिए आपको हार्ड वर्किंग करना पड़ती है और आपको स्मार्ट वर्किंग करना पड़ती है।
हार्ड वर्क हर एक चीज़ को अचीव करने के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन हार्ड वर्क कितना करना है और कहाँ करना है और कैसे करना है, ये चीज़ें आपकी स्मार्ट वर्क में आती हैं। तो जब आपने प्लानिंग की होती है एक गोल के साथ, उसको डिवाइड किया होता है, आपने प्लानिंग की होती है बाय यूजिंग प्लानर, तो आपके पास जो हार्ड वर्किंग करने का एक पर्पस होता है, उसको हम बोलते हैं बर्निंग डिज़ायर। अभी आई थिंक सो कि आपको 2 इमोशंस से वास्ता पड़ता है हमारी लाइफ में, सबको पड़ता है, और वो हैं 2 इमोशंस। वैसे तो 27 प्लस इमोशंस हैं, बट आपके पास 2 ऐसे इमोशंस होते हैं जो कि आपको कामयाब बना सकती हैं। 1 सेकंड के लिए सोचें कौन से इमोशंस हो सकते हैं 2। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, वो 2 इमोशंस हैं लव एंड एंगर। मतलब अगर आप किसी से लव करते हैं तो ये इमोशन, लव का मतलब ये नहीं कि किसी इंसान से या फिर लव स्टोरी का नहीं मैं कह रही हूँ। इट मीन्स कि आप किसी भी चीज़ से प्यार करते हैं और आप उस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, आप किसी मकसद को हासिल करना चाहते हैं, आपके पास उसके लिए तड़प मौजूद है, तो ये पैशन आपको सक्सेसफुल बनाएगा। दूसरी बात ये कि कभी-कभी आपको गुस्सा भी सक्सेसफुल बना सकता है। किसी ने आपको कोई बात कर दी है और आपको उस पे गुस्सा आ गया, नहीं इसने मुझे ऐसे कहा ही नहीं, अब तो मुझे करना ही है। तो ये इमोशन जो 2 होते हैं, ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं, आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं, बशर्ते ये कि आप इनको ठीक से यूज़ कर सकें, आपको इनका इस्तेमाल करना आता हो। तो डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस का मतलब आपको समझ आ गया होगा। अब आपने काम करना है कि आपका जो भी गोल है, आपने उसको एक पेज पर राइट डाउन कर लेना है, और आपने जब गोल राइट डाउन करना है, उसके साथ-साथ आपने चीज़ें भी कुछ लिखनी है एडिशनल। वो क्या है? आपने सैक्रिफाइस लिस्ट लिखनी है। मतलब इस गोल को हासिल करने के लिए मुझे क्या चीज़ सैक्रिफाइस करना पड़ेगी। इन ईज़ी वर्ड्स मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई गोल हासिल करना चाहती हैं। फ़र्ज़ करें आपका गोल है कि मुझे $1000 बनाना है इन जस्ट 3 मंथ्स। तो इसके लिए आपको क्या-क्या सैक्रिफ़ाइस करना पड़ेगा? आपको आपकी नींद सैक्रिफ़ाइस करना पड़ेगी, आपको आपकी क्रिकेट गेम सैक्रिफ़ाइस करना पड़ेगी, आपको कोई रिश्ता सैक्रिफ़ाइस करना पड़ेगा, कोई भी फीलिंग सैक्रिफ़ाइस करनी पड़ेगी, कोई कनेक्शन सैक्रिफ़ाइस करना पड़ेगा, तो आपको कर देना है। आपको सोचना नहीं है कि मुझे ये चीज़ सैक्रिफ़ाइस करना पड़ रही है, आपने लिस्ट में लिखना है कि मुझे ये चीज़ सैक्रिफ़ाइस करना पड़ेगी अपने इस गोल को अचीव करने के लिए। तो आपने उसको भी डिज़ायर के साथ, अपने गोल के साथ, प्लानिंग के साथ राइट डाउन कर लेना है कि इस चीज़ को हासिल करने के लिए मुझे ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी, मुझे ये चीज़ सैक्रिफ़ाइस करना पड़ेगी। उसके बाद आपने एक और एक्टिविटी करनी है कि आप जो भी अपना गोल लिखते हैं, उसको अपनी आँखों के सामने रखना है, जहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ऐसा नहीं करना कि गोल को कॉपी पे लिख लिया और कॉपी अलमारी में सेट कर दी है, 1 साल बाद सफाई करेंगे तो उसको खोलेंगे फिर देखेंगे, नो। आपने ऐसा नहीं करना, आपने जो भी गोल लिखा है उसको अपनी नज़रों के सामने रखना है और डेली आपने प्रैक्टिस करनी है कि अपने गोल को 10 से 12 बार रिवाइज़ करना है, उसको देखना है। अपने गोल को आपने रिमाइंड करना है ताकि आपके माइंड में आपके गोल की रिवीजन चलती रहे। तो ये था हमारा सक्सेस प्रिंसिपल का फर्स्ट पार्ट, या फिर फर्स्ट पॉइंट आप इसको कह सकती हैं, बर्निंग डिज़ायर या फिर डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है हमारे पास मास्टरमाइंड प्रिंसिपल। अब मास्टरमाइंड प्रिंसिपल का क्या मतलब है कि द कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट बिटवीन 2 और मोर पीपल इन अ स्पिरिट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इन ऑर्डर टू अटेन अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जांपल आपकी कोई गोल है, आप किसी भी मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, किसी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मास्टरमाइंड की ज़रूरत पड़ती है। अब मास्टरमाइंड का क्या मतलब है, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। इन अप्रैल 1 1976 स्टीव जॉब्स ने जो एप्पल का कंप्यूटर बनाया था, स्टीव जॉब जो है वो कॉलेज से ड्रॉप आउट थे, और उन्होंने एक कंप्यूटर बनाया था, एप्पल कंप्यूटर, इन 1976 विद स्टीव वॉज़निक। उनके एक कोलीग थे जो कि इनको मास्टरमाइंड बोल सकते हैं, मतलब जैसा गोल आपका है वैसा ही आपके सेकंड पर्सन का भी होना चाहिए जो आपका पार्टनर है। मास्टरमाइंड जब 2 मास्टरमाइंड मिलते हैं तो तीसरा एक और माइंड होता है उनके साथ, एक विज़न होता है जिसके तहत वो मिले हैं, मतलब उस पर्सन का भी वही गोल होगा, आपका भी वही गोल होगा, तो आपने मास्टरमाइंड लोगों के साथ कनेक्ट करना है, ऐसे लोगों के साथ जिनका पर्पस आपके पर्पस के साथ अलाइन करता हो। यहाँ
एक एक्सरसाइज और एग्जाम्पल भी दी हुई है कि क्या है वो, कीपिंग इन माइंड द स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग अ मास्टरमाइंड ग्रुप गिवन बिलो। उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि आप गिवन नीचे जो पॉइंट्स दिए गए हैं इनको फॉलो करके एक मास्टरमाइंड ग्रुप बना सकते हैं जिसमें लोग एक दूसरे का गोल अचीव करने में एक दूसरे की हेल्प आउट करेंगे। adopt a definite purpose with an objective to be attained by the alliance। इसका क्या मतलब है कि आपने एक मंजिल, एक मुकाम, एक गोल तय कर लिया है और आपको ऐसे लोग जो आपके साथ चाहिए उनका भी वही गोल है, आपका गोल उनके गोल के साथ अलायंस करता है। सेकेंड पॉइंट है डिटरमाइन व्हाट अप्रोप्रिएट बेनिफिट ईच मेंबर में रिसीव इन रिटर्न ऑफ हिज कॉपरेशन। इसका मतलब ये है कि जब भी आपके साथ कोई पर्सन कनेक्ट करता है, आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करता है, आपके साथ काम करता है, तो आपने ये भी देखना है कि इस पर्सन का मेरे साथ कोऑपरेशन करने में, कोऑर्डिनेशन करने में क्या फ़ायदा होगा, इस पर्सन को मुझसे क्या रिसीव होगा। आपने इसके बारे में भी सोचना है मास्टरमाइंड प्रिंसिपल फॉलो करने के लिए। उसके बाद आपने इस्टेब्लिश अ प्लान थ्रू विच ईच मेंबर मेक्स अ डेफिनेट कंट्रीब्यूशन। आपने एक स्पेसिफिक प्लान बना लेना है कि हमें मास्टरमाइंड प्रिंसिपल के तहत किस मंजिल पर पहुंचना है और हमारी डेफिनेट कंट्रीब्यूशन क्या होगी, किस पर्सन को क्या काम करना है। इंश्योर दैट हार्मनी प्रिवेल्स इन द ग्रुप। आपने ये लाजमी ख्याल करना है कि जो सक्सेस है वो पूरे ग्रुप को इक्वली मिले, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। रिमेंबर दैट योर वॉच वर्ड इज डेफिनेटनेस ऑफ प्लान एंड पर्पस। अभी जो मैंने आपको ऊपर सारे के सारे पॉइंट्स बताए हैं मास्टर माइंड कंपनी डेवलप करने के लिए, तो आपने इसके लिए तभी क्वालिफाई आप कर सकते हैं या फिर आप इस गोल को तभी अचीव कर सकते हैं जब आपके पास एक डेफिनेट पर्पस मौजूद है, आपके पास डेफिनेट पॉइंट मौजूद है। उसके बाद आपने इंडिविजुअल्स का ग्रुप जो है वो तो आपको पता होगा कि मेरे साथ कितने लोग कनेक्ट हैं और कितने लोग काम कर रहे हैं। नो मैन कैन बिकम अ परमानेंट सक्सेस विदाउट टेकिंग अदर्स अलोंग विद हिम। आई डोंट कंसीडर कि कोई कामयाब पर्सन है वो अकेला कामयाब हो सकता है, या फिर अगर कोई पर्सन ये कहे कि मैंने अकेले ने काम किया है और मैं कामयाब हूँ, नो। जब तक आपकी वजह से लोग कामयाब नहीं हो जाते, आपकी सक्सेस सक्सेस कहलाने की लायक नहीं होती। नेक्स्ट है हमारे पास अप्लाइड फेथ। थर्ड पॉइंट है अप्लाइड फेथ, अ स्टेट ऑफ माइंड थ्रू विच योर एम्स, डिजायर्स, प्लान्स एंड पर्पस आर ट्रांसलेटेड इनटू देयर फिजिकल और फाइनेंशियल इक्विवेलेंट। अब इसका क्या मतलब है, आप इसको कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं। अप्लाइड फेथ का क्या मतलब है, इसको आप बिलीफ सिस्टम भी बोल सकते हैं। मतलब आपके जो गोल है, आपका जो भी बर्निंग डिजायर है या फिर डेफिनेट एम है आपका, तो उसके लिए आपको क्या एम्स चाहिए, क्या डिज़ायर्स आपकी हैं, आपके प्लान्स क्या हैं, आपका पर्पस क्या है, इनको आपने कैसे करना है। जस्ट थिंकिंग ही काफ़ी नहीं होती, आपके पास डूइंग वाला बिलीफ भी होना चाहिए। मतलब आपने सोच लिया है तो आपने लाइक कोई भी आपने मुकाम या फिर मंजिल अपने माइंड में सोची है तो आपने उसको अचीव करना है। सोचने से वो हासिल नहीं होगी, आपने उसको अचीव करने के लिए एफर्ट्स करनी है, लाज़मी बात है, हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है। तो आपने अपने माइंड को ये बात रियलाइज़ करवानी है कि आई कैन डू दिस, मुझे ये करना है और मैं ये कर सकता हूँ, मुझे हर हाल में ये करना है। इसको हम बोलते हैं एप्लाइड फेथ। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ पॉइंट, अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी। अब प्लीजिंग पर्सनैलिटी क्या होती है, ये आपको हेल्प करती है आपके गोल्स को अचीव करने में, आपके जो भी मुकाम या मंजिल आपने सोचा हुआ होता है उसको अचीव करने में प्लीजिंग पर्सनैलिटी हेल्प आउट करती है। अभी मैंने आपको एक सवाल बताया था, इनफैक्ट पूछा था आपसे कि आपके लिए फेवरेट पर्सनैलिटी कौन सी है या फिर आपका आइडियल कौन है। तो आप लोगों ने जवाब देने की ज़हमत नहीं की, देखकर बहुत खुशी हुई। तो आपने प्लीज़िंग पर्सनैलिटी डेवलप करनी है अपनी, आप जैसा किसी पर्सन को सोचते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जिसने इमरान खान बताया है मुझे, वो इसके बारे में सोचते हैं कि इनकी पर्सनैलिटी में क्या-क्या ट्रेट्स हैं, क्या-क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आप क्या करते हैं कि प्लीज़िंग पर्सनैलिटी जैसा बनना शुरू कर देते हैं, जो आपका आइडियल होता है, आप उसको फ़ॉलो करते हैं, उसके स्टेप्स को फ़ॉलो करते हैं। और उसकी पर्सनैलिटी पर एक चार्म लुकिंग आप रखते हैं कि मुझे इस जैसा बनना है। उसके बाद आपने एक लिस्ट बना लेनी है एलिमेंट्स की कि आपको प्लीज़िंग पर्सनैलिटी बनने में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, आपका अच्छा कम्युनिकेशन है, आपका अच्छा
स्पीकिंग स्टाइल है, उसके बाद आपकी अच्छी ड्रेसिंग है या जो भी आप इस तरह पॉइंट्स आपके माइंड में आते हैं कि ये आपकी पर्सनैलिटी में कमी है, अगर आप इन चीज़ों को अपने आप में इम्प्रूव कर लें, तो आप जो है वो अपने गोल तक अच्छे से पहुँच सकते हैं, अपने डेफ़िनेट एम तक आप पहुँच सकते हैं। प्लस यहाँ पर मैं आपको खुद से एक एडिशनल पॉइंट देना चाहूँगी कि आपने हमेशा उन चीज़ों पर काम करना है, उन चीज़ों को बिल्ड अप करने की कोशिश करनी है जिनको आपसे चुराया नहीं जा सकता, जो आपसे स्टील नहीं हो सकती। मतलब कोई भी पर्सन आपसे छीन नहीं सकता, वो क्या है, वो आपका कैरेक्टर है, आपके पास प्लीज़िंग पर्सनैलिटी में कैरेक्टर आ जाता है, आपका माइंडसेट आ जाता है, आपकी पर्सनैलिटी आ जाती है। इन चीज़ों को आपसे कोई चुरा नहीं सकता, आपका बिलीफ सिस्टम है, आपसे कोई भी छीन नहीं सकता इन चीज़ों को। तो आपने इन चीज़ों पर गौर करना है और प्लीज़िंग पर्सनैलिटी बनने के लिए ऐसी चीज़ें डेवलप लाज़मी करनी है जिनको आपसे छीना नहीं जा सकता, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी मलकियत हो। तो आपके पास प्लीज़िंग पर्सनैलिटी होगी जो कि आपको आपके डेफ़िनेट एम तक लेकर जाएगी। उसके बाद 5th प्रिंसिपल है गोइंग टू द एक्स्ट्रा माइल। अभी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और ऑब्ज़र्व भी किया है जब मैं ग्रुप में एक्टिविटीज़ देती हूँ। सो कुछ लोग होते हैं वो जल्दी-जल्दी से अपना काम करते हैं और स्क्रीनशॉट सेंड कर देते हैं कि मैम मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, आज मैंने इतना कर लिया, आज मैंने आपके दिए हुए काम से ज़्यादा काम किया है, आज मैंने आपके दिए हुए प्लानर से ज़्यादा काम किया है, मैं अबव हूँ प्लानर के। तो इसका मतलब है कि वो मुझे ये मैसेज दे रहे होते हैं कि दे आर गोइंग टू द एक्स्ट्रा माइल। वो एक्सपेक्टेड थिंग से या फिर उनको जो भी चीज़ या काम असाइन कर दिया गया है, उससे भी ज़्यादा कर रही हैं। अगर मैं सिंपली आपको इसका मतलब बताऊँ कि गोइंग टू द एक्स्ट्रा माइल का क्या मतलब है, यू लव व्हाट यू डू। आप जो भी काम करते हैं, आपको उससे प्यार होना चाहिए। आप जो भी लाइक कोई भी काम करते हैं, आपका जो भी पैशन है, प्रोफ़ेशन है या जॉब है, बिज़नेस है, जो भी काम आप करते हैं, आपका उससे कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। जब आप उस काम को करें, आपके पास अच्छी वाइब्स आनी चाहिए। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं कोई बोरिंग काम कर रहा हूँ या फिर मैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ कर रहा हूँ या मुझे फ़ोर्स किया जा रहा है काम करने के लिए। कोशिश करें कि आपकी जितनी भी एम है, आप उनको इस चीज़ के साथ अलाइन करें कि आप जो भी काम कर रहे हैं, उस काम में आपका दिल लगना चाहिए। अगर आप वर्किंग करते हुए आपको ये याद आता है कि आपने अभी खाना नहीं खाया, आपने अभी गेम नहीं खेला, आपने भी वो वहाँ पे पार्टी पे जाना था, आप वो नहीं गई हैं। इट मीन्स कि आपका आपके काम में दिल नहीं है। अगर आप काम कर रहे हैं और दिल से कर रहे हैं, तो भूख का क्या काम है काम में? तो आपने जो भी काम करना है, उसको इस तरीके से करना है लाइक उसमें आपने डूब जाना है कि आपको आपके मकसद के अलावा कुछ भी और चीज़ दिखाई ना दे। तो फिर क्या होगा कि जब आप इस तरह काम करेंगे तो इसका मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आपको वो काम करना पसंद है और जब आप काम करते हैं और आपका उसमें इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो आप उस काम को और पर्सन से ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, मोर एक्यूरेटली कर सकते हैं। हमारे पास 6th पॉइंट है पर्सनल इनिशिएटिव। द इनर पावर दैट स्टार्ट ऑल एक्शन, द पावर दैट इंस्पायर्स द कंप्लीशन ऑफ ऑल दैट वन बिगिन्स। पर्सनल इनिशिएटिव का मतलब ये है कि आप जो भी काम करते हैं या जो आपका गोल है, वहाँ तक पहुँचने के लिए किसी का पुश अप आपको ना लेना पड़े। कोई आपको पुश ना करे, आप में अंदर से ऐसी वाइब्स आनी चाहिए कि मुझे ये काम खुद ही स्टार्ट करना है। अगर किसी दिन आपको टास्क प्रोवाइड नहीं किया गया, तो आप चुप करके बैठ जाएँ कि अभी तो हमें टास्क नहीं आया, अभी तो 9 बज गए हैं, हमारा टास्क ग्रुप में नहीं आया, अभी तो 10 बज गई हैं, मैम ने तो कुछ सेंड ही नहीं किया, हमें तो कोई पोस्ट ही नहीं मिली है। इट मीन्स कि मुझे आपको धक्का लगाना पड़ रहा है, अब धक्का स्टार्ट गाड़ी है। नो, आपने ऐसा नहीं बनना। आपने पर्सनली इनिशिएटिव लेना है कि कोई पर्सन भी आपको अगर काम असाइन नहीं कर रहा, आपका सीनियर, आपका अप्लाइनर, आपका लीडर, तो भी आपको काम खुद से शुरू करना आना चाहिए। पर्सनली आपको इनिशिएटिव लेना आना चाहिए कि मुझे ये काम अगर असाइन नहीं किया गया बट मुझे अपने गोल तक जाना है तो मुझे इनिशिएटिव खुद से लेना पड़ेगा। किसी और को बाहर से आके आपको धक्का ना लगाना पड़े, अगर वो धक्का लगा दे तो इस तरह होगा कि जैसे आपने कोई गाड़ी स्टार्ट कर ली है, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपको जाना कहाँ पे है। तो गाड़ी का क्या होगा? कैन यू इमेजिन? तो आपने क्या करना है कि पर्सनली खुद को इस चीज़ के लिए बिल्ड अप करना है कि आप इनिशिएटिव खुद से ले सकें, आप काम खुद कर सकें। व्हाट एक्शंस कैन यू टेक टुडे राइट नाउ टू मूव टुवर्ड योर गोल? हाउ अबाउट टुमारो? व्हाट एक्शंस विल बी नीडेड देन? आउटलाइन योर प्लान्ड मूवमेंट टुवर्ड योर गोल। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अभी क्या काम करना है, आज आपने क्या काम करना है। जब आप ये करेंगे, आपको कल ये रिज़ल्ट मिलेगा, तो आपके गोल के आप कितना पास चले जाएँगे। मज़ीद उसके और पास जाने के लिए आपको कौन से एक्शंस करना पड़ेंगे, टुमारो आपको क्या काम करना पड़ेगा।
और जो भी स्पेसिफिकली काम स्टार्ट होता है वो इस चीज़ से होता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। तो आपने इस चीज़ को अपने अंदर बिल्ड अप करना है कि आप पर्सनली किसी भी काम का इनिशिएटिव खुद ले सकें। नो मैन इज़ फ्री अंटिल ही लर्न्स टू डू हिज ओन थिंकिंग एंड गेन्स द करेज टू एक्ट ऑन हिज ओन पर्सनल इनिशिएटिव। आप तब तक कामयाब नहीं हो सकते हैं या फिर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस गेन नहीं कर सकते हैं, जब तक आप किसी काम को खुद से स्टार्ट ना करें, आपको आपके अंदर से वाइब्स ना आएँ कि मुझे ये काम करना है और अभी करना है। Next, seventh principle is self-discipline. The ability to control our thoughts and emotions. Self-discipline is only thing in life over which you have complete, unchallenged and unchallengeable control. इसका ये मतलब है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन को एज अ सेल्फ कंट्रोल भी ले सकते हैं। अगर आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं रखते हैं तो कोई और आप पे कंट्रोल कर लेगा। अगर आप अपने माइंड को खुद कंट्रोल नहीं करते हैं तो कोई और आपके माइंड को कंट्रोल करना सीखेगा और वो फिर आपको चलाएगा। आपकी ड्राइविंग सीट पर कोई और बैठ जाएगा। जैसा कि आजकल गवर्नमेंट हमारे पढ़े लिखे नौजवानों के दिमाग पे बैठी है, सवारी कर रही है और उनको लगता है कि दे आर डूइंग देयर बेस्ट, दे आर डूइंग राइट, दे आर गोइंग इनटू राइट डायरेक्शन। ये क्या है इसके बारे में आपको नेक्स्ट बताती हूँ, बट बिफोर दैट मैं पॉइंट को मज़ीद एक्सप्लोर कर दूँ आप लोगों के लिए, इसको मज़ीद आसान बना दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आपका अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए। इफ़ यू डोंट कन्कर योरसेल्फ, यू विल बी कन्कर्ड बाय योरसेल्फ। तो आपके पास ऑलमोस्ट 6 टाइप्स के फ़ियर होते हैं जो कि आपको सेल्फ कंट्रोल नहीं करने देते हैं, आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आने देते हैं। वो फ़ियर्स क्या हैं? फ़ियर ऑफ़ पॉवर्टी हो सकता है, फ़ियर ऑफ़ इलनेस हो सकता है, बीमार होने का खौफ़, गुर्बत का खौफ़, फ़ियर ऑफ़ लूज़िंग योर लव्ड वन्स और फ़ियर ऑफ़ ओल्ड एज यानी आपको बुढ़ापे का डर है, फ़ियर ऑफ़ डेथ आपको मौत का डर है। इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप अपने फ़ियर्स को किस तरह कंट्रोल करके या फिर आप खुद पर या अपने माइंड पर, अपने सबकॉन्शियस माइंड पर किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। थिंक अबाउट पॉज़िटिव थिंग्स टू योरसेल्फ। अपने आप से हमेशा पॉज़िटिव बातें करें, नेगेटिव चीज़ें नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर कर दें और पॉज़िटिव थिंकिंग को ग्रो अप करें। पॉज़िटिव थिंकिंग को आप अपनी मेंटल स्टेट में लेकर आएँ। वो कैसे ला सकते हैं? डोंट टॉक टू अदर पीपल, किसी भी और पर्सन से बात ना करें। इनफैक्ट आप खुद से बात करने की आदत डालें। अपने आप को पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस दें, अपने आप को पॉज़िटिव रिव्यूज़ दें, अपने आप को पॉज़िटिव लाइन बोलें या फिर आप अपने आप को पॉज़िटिवली ट्रेन करें या फिर लीड करें। तो आपका कंट्रोल आप पर ही होगा, कोई और पर्सन आपके सबकॉन्शियस माइंड पर कंट्रोल नहीं कर सकेगा। अभी मैंने ऑलमोस्ट 7 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं बट टोटल 18 है। एक पॉइंट मैं और डिस्कस करूँगी, उसके बाद आपको एक प्लस पॉइंट दूँगी, देन बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। 8th है हमारा कंट्रोल्ड अटेंशन। द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, द एक्ट ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ऑल योर माइंड्स फैकल्टीज एंड डायरेक्टिंग देयर कंबाइंड पावर टू अ गिवन एंड। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी गिवन गोल है जो कि आपने प्लान किया हुआ है, जो कि मैंने आपको अभी तक 8 पॉइंट्स बताए हैं। इन्हीं 8 पॉइंट्स में मैंने एक चीज़ को लेकर रिपीट किया है, बार-बार कहा है आपसे, डेफिनेट एम आपका। मतलब आपका जो भी गोल है, आपका मुकाम है, आपका मंज़िल है, आप जो भी चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं, उस पर आपका कंट्रोल अटेंशन होना चाहिए। मतलब आपकी सारी की सारी कंसंट्रेशन जो है वो एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। आपका सारे का सारा ध्यान एक ही चीज़ पर होना चाहिए और वो चीज़ आपकी मंज़िल है, आपका गोल है। आपका अगर खुद पर कंट्रोल है, आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं, तो ही आप कंट्रोल्ड अटेंशन को गेन कर सकते हैं कि आप किसी भी मंज़िल की तरफ जा रही हैं, आपके रास्ते में कोई चीज़ आ गई है जो कि आपको वक़्ती तौर पर अट्रैक्टिव लगती है, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो। इनफैक्ट आपको पता हो कि मेरा ये रास्ता है और मुझे यहाँ पे जाना है। मैंने एक पिक्चर देखी थी जो कि मेरे माइंड में अक्सर इस पॉइंट को पढ़ते हुए आ जाती है। वो ये देखी थी मैंने कि एक चींटियाँ लाइक लाइन में जा रही थी और रास्ते में एक मिठाई का टुकड़ा था बिल्कुल छोटा-सा। तो वो कुछ चींटियाँ जो होती हैं वो उस टुकड़े की तरफ नहीं जाती हैं, इनफैक्ट वहाँ से क्रॉस लेके आगे अपनी लाइन मज़ीद बना लेती हैं। मतलब जिनको अपनी मंज़िल पर जाना होता है वो रास्ते की मिठास की परवाह नहीं करते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि ये चीज़ मुझे वक़्ती फ़ायदा दे रही है, वो अपनी मंज़िल की तरफ मूव करते जाते हैं, उनकी मूवमेंट जो होती है उनकी मंज़िल के साथ अलाइन करती है। वो ये नहीं देखती हैं कि उनको रास्ते में कोई आसानी मिल रही है, कोई आसाइश मिल रही है। आपने एक
स्टोरी भी पढ़ी होगी, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कछुए और खरगोश की। अभी जो खरगोश था उसको नींद प्यारी थी, तो वो क्या करता है कि एक ट्री के नीचे सो जाता है, वहाँ पे उसको नींद आ जाती है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस के तहत कछुआ चलता रहता है और वो खरगोश से पहले अपनी मंजिल पर पहुँच जाता है। अगर वो भी सोचता कि मुझे थोड़ी देर आराम करना चाहिए, मुझे रेस्ट कर लेना चाहिए, तो मेबी वो अपनी मंज़िल तक ना पहुँच पाता। जैसा कि खरगोश ने रेस्ट लिया, उसने कहा कि मुझे आराम करना चाहिए, मैं बहुत दूर आ गया हूँ, अभी मुझे थोड़ा-सा रेस्ट का नीड है। तो क्या होता है कि वो हार जाता है, लेकिन कछुआ जो कि कम स्पीड में चल रहा होता है, वो जीत जाता है। सो इसको बोलते हैं कंट्रोल अटेंशन के रास्ते में आने वाली चीज़ें आपको प्लीज़ ना करें। ऐसी चीज़ें आपको प्लीज़ ना करें, जो कि आपको आपकी मंज़िल से एक कदम पीछे लेकर आती हैं, आपकी मंज़िल की तरफ आपको पुश नहीं देती हैं। What resources can you see for research as you plan your strategy for achieving your goals? What affirmations would be most helpful if they were placed in your mind for your subconscious to remember? आपके माइंड में ऐसी कौन सी चीज़ें आपको पुट करना है कि जो आपको आपके गोल के साथ अलाइन करती हैं? You can keep your mind working for you even while you sleep with controlled attention. Even that कि आप किसी भी एक डेफिनेट पर्पस को सोच रहे होते हैं, एक ही चीज़ के बारे में सोचते हैं, आपकी सारी अटेंशन एक ही चीज़ पर होती है। डिफरेंट डायरेक्शंस की बजाय आपकी जो भी कॉन्शसनेस होती है, वो एक डायरेक्शन में होती है। तो जब आप सो जाते हैं, आपका माइंड तब भी वर्किंग करता रहता है। वो उस चीज़ के बारे में तब भी सोचता रहता है व्हाइल यू आर स्लीपिंग। इनफैक्ट आप तो स्लीप ले रहे हैं, लेकिन आपका माइंड कॉन्स्टेंटली उस पे फ़ोकस कर रहा होता है, कॉन्स्टेंटली सोच रहा होता है। और ये वाक़ई ही बात ठीक है, समटाइम्स मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं सोचती हूँ कि मुझे इस टाइम उठना है, बट मैं अलार्म नहीं लगाती हूँ। तो मुझे जिस टाइम मैंने सोचा हुआ होता है माइंड में, उससे 5 या 10 मिनट पहले आँख खुल जाती है। इट मीन्स कि आपने लास्ट टाइम जो भी बात सोची है, उसको इतनी अच्छे से सबकॉन्शियस माइंड में फ़ीड कर दिया है कि आपका माइंड उसके बारे में थिंकिंग करता रहता है, आपका माइंड उस चीज़ के बारे में सोचता रहता है। सो आज हमने डिस्कस कर लिए हैं 8 पॉइंट्स, तो नेक्स्ट जो 8 हैं वो हम कल की मीटिंग में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक प्लस पॉइंट देती हूँ, वो प्लस पॉइंट क्या है कि आज आप खुद पे गौर करें, या हमारी जनरेशन पे, हमारी नेचर पर, या फिर आप हमारी कंट्री पर गौर करें। हम वैसे आज़ाद हैं, लेकिन हम ज़हनी गुलाम हैं। आपको पता है पहले ज़माने में क्या होता था, जब बादशाह किसी को अपने पास गुलाम रखते थे, वो उसको खाना देते थे, उसको रहने के लिए, रिहाइश के लिए जगह देते थे। तो आजकल क्या हो रहा है कि ऐसा ही है कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब दी जाती है, आपको ये यकीन दिलाया जाता है कि आप यहाँ पर सिक्योर हैं, और उसके बाद आपको रेंटल जो है सिक्योरिटी वो भी दी जाती है, आपको थोड़ी बहुत और सिक्योरिटी भी दी जाती है। तो आपको लगता है कि आप जो हैं बड़ी ऐश-इशरत की ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं, लेकिन इन रियल सेंस आपको आपकी डिज़ायर्स से कम ही नवाज़ा जा रहा होता है। आपको आपकी ख़्वाहिशात से, या फिर आपको उतना ही पैसा दिया जाता है जितनी आपकी ज़रूरत होती है, जितना आप खर्च कर सकते हैं, उतना ही पैसा आपको गवर्नमेंट देती है, उतना ही पैसा आपको मिलता है। तो क्या होता है कि हमारे माइंड पर हमारा कंट्रोल नहीं है। हम आज़ाद हैं, हमारे पास थोड़ी बहुत आज़ादी है, लेकिन हम लोग ज़हनी गुलाम हैं, हम लोग सलीबी ज़हनी गुलाम हैं। तो आपने थिंक आउट ऑफ द बॉक्स करना है। डू यू नो कि आप एक बॉक्स में रहते हैं, मतलब हमारा घर इज़ जस्ट लाइक अ बॉक्स, फिर आपको एक और बॉक्स में भेजा जाता है जो कि स्कूल है, स्कूल इज़ जस्ट लाइक अ बॉक्स। फिर जब आप स्कूल आने-जाने के लिए, कहीं और जगह आने-जाने के लिए ट्रैवल करते हैं, तभी आप एक बॉक्स में ट्रैवल करते हैं, दैट इज़ व्हीकल, कार, बस जो भी होता है वो एक बॉक्स ही होता है। तो आप एक बॉक्स में रहते हैं, बॉक्स में सोते हैं, बॉक्स में पढ़ते हैं, बॉक्स में सोचते हैं, आप बॉक्स में सफ़र करते हैं। तो आपने बॉक्सेस को छोड़कर थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, आपने बॉक्सेस से बाहर सोचना है। इनफैक्ट आपने सोचना इस तरह है कि आपके आसपास कोई बॉक्स है ही नहीं। सो दूसरों से डिफरेंटली सोचना है। आपने अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, तो उसके लिए आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थॉट्स होनी चाहिए, आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज होना चाहिए। सो यहाँ तक थे आज के लेसन आपके। आज हमने 8 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको इनकी बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और आपने इनको नोट डाउन भी किया होगा। तो आज की मीटिंग हम यहाँ पे एंड करते हैं, तो आप मुझे रिव्यूज़ दे दीजिएगा। प्लस कल की मीटिंग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, एंड बी प्रिपेयर फॉर आवर डे 3 फॉर टुनाइट्स वेबिनार एट 9:30 पीएम। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक़्त मुझे दिया है।
और ऑलमोस्ट 35 मिनट्स मुझे सुना है। जज़ाकल्लाह।